हेलो बच्चों, आज का जो मेरा टॉपिक होगा ये क्लास ए पावर एम्पलीफायर होगा। क्लास ए पावर एम्पलीफायर आज हम लोग इसके बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। क्लास ए पावर एम्पलीफायर या इसी का जो दूसरा नाम है क्या है, सीरीज फेड क्लास ए पावर एम्पलीफायर। इसके बारे में हम लोग देखेंगे, इसका सर्किट डायग्राम देखेंगे तथा इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी देखा जाएगा। ठीक, इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी देखा जाएगा तथा सर्किट डायग्राम ये भी समझा जाएगा तथा इनपुट और आउटपुट के बीच रिलेशन भी समझा जाएगा। तो देखिए, जैसे कि पिछले लेक्चर में आपको मैं ब्लॉक डायग्राम के हेल्प से बताया था कि अगर एम्पलीफायर कोई बना रहे हैं, अगर कोई भी एम्पलीफायर हम बना रहे हैं तो उसको काम करने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए, एक पावर सप्लाई चाहिए। मतलब उसको फंक्शनिंग में लाने के लिए एक हमको पावर सप्लाई की आवश्यकता पड़ती। मतलब पावर सप्लाई में जोड़ना मीन्स क्या करना, बैटरी कनेक्ट करना, और बैटरी कनेक्ट करने को ही क्या कहते हैं, बायसिंग करना। ठीक, और आप फर्स्ट चैप्टर में डिफरेंट बायसिंग पढ़े होंगे, एमीटर बायस, फिक्स बायस, इस तरह करके 3-4 बायसिंग मेथड पढ़े होंगे। तो उसमें आप पाए होंगे कि जो वोल्टेज डिवाइडर बायस था या सेल्फ बायस मेथड था वो क्या था, सबसे अच्छा बायसिंग मेथड था और इसीलिए उसी को हम लोग ज़्यादातर यूज करते हैं। ओके, तो सबसे पहले देखिए जो ट्रांजिस्टर हम यहाँ यूज किए हैं किसके लिए, एम्पलीफायर बनाने के लिए, वो हम लोग का कौन सा है, एनपीएन ट्रांजिस्टर है। एनपीएन ट्रांजिस्टर है। आपको पता है कि हम लोग सबसे ज़्यादा एनपीएन ट्रांजिस्टर यूज करते हैं, पीएनपी बहुत कम यूज करते हैं, क्योंकि एनपीएन ट्रांजिस्टर में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, मेजर क्वांटिटी में रहेंगे, और आपको पता है इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, मोबिलिटी हाई होता है, जो हमारे लिए क्या होता है, बेनिफिशियल होता है। ओके, तथा दूसरा चीज़ देखिए, अगर आप देख रहे होंगे फिगर बोर्ड पे, तो जो ट्रांजिस्टर है वो किस मोड में है, कॉमन एमीटर मोड में। कॉमन एमीटर मोड में ट्रांजिस्टर को कनेक्ट किया गया। क्यों कॉमन एमीटर मोड में कनेक्ट किया गया है, क्योंकि आपको पता है कि जब ट्रांजिस्टर कॉमन एमीटर मोड में रहता है तो क्या होता है, इसका कॉमन एमीटर मोड का करंट गेन सबसे ज़्यादा होता है, वोल्टेज गेन अच्छा होता है, पावर गेन अच्छा होता है, किसके बजाय, कॉमन कलेक्टर और कॉमन बेस के बजाय। इस वजह से जो हम ट्रांजिस्टर यूज कर रहे हैं एम्पलीफायर के लिए, कौन सा यूज कर रहे हैं, कॉमन एमीटर यूज कर रहे हैं, और किस टाइप का यूज कर रहे हैं, तो वो एनपीएन टाइप का यूज कर रहे हैं। ओके, इतना चीज़ क्लियर। अब देखिए, अब इसको एम्पलीफायर बनाना है तो इसको क्या करना पड़ेगा, बायसिंग करना पड़ेगा। बिना पावर सप्लाई दिए एम्पलीफायर काम करने वाला नहीं है, तो क्या करेंगे, बायसिंग मेथड यूज करेंगे। तो देखिए, इतना जो मैं ये घेर रहा हूँ, अगर इसको आप देख रहे होंगे तो ये आपको वोल्टेज डिवाइडर वाला बायसिंग दिख रहा होगा। ये जो मैं घेरा हूँ अभी को, ये आपको क्या दिख रहा है, वोल्टेज डिवाइडर बायसिंग दिख रहा है, जिसको आप अच्छे से पढ़ चुके हैं, जिससे आप अच्छे से फैमिलियर हैं। जिसमें क्यों वोल्टेज डिवाइडर यूज़ करते हैं, क्योंकि देखा गया था ये सबसे अच्छा होता है स्टेबिलिटी के मामले में हो, टेम्परेचर के अगेंस्ट, या क्यू पॉइंट मतलब फेथफुल एम्पलीफिकेशन के लिए हो, तो सबसे अच्छा इसको पाया गया था। ओके, अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, जो रेजिस्टेंस R1 है, R2 है, RE है, ये हमको क्या करते हैं, बायसिंग प्रोवाइड करते हैं। रेजिस्टेंस R1, R2, RE, इनको क्या कहा जाता है, बायसिंग रजिस्टर कहा जाता है, ये बायसिंग प्रोवाइड करते हैं। ओके, तथा रेजिस्टेंस RC यूज करते हैं। क्यों यूज करते हैं, कलेक्टर करंट को कंट्रोल करने के लिए। देखिए कलेक्टर क्या है, डायरेक्टली सप्लाई से कनेक्टेड है, तो इसको कंट्रोल करने के लिए अगर नहीं कनेक्ट करेंगे तो हो सकता है कलेक्टर क्या हो जाए, ब्रश कर जाए। इस वजह से इसको सेफ रखने के लिए क्या करते हैं, एक कलेक्टर यहाँ पे जरूर यूज करते हैं। कलेक्टर रेजिस्टेंस क्या करते हैं, यूज करते हैं, जो क्या करता है, इधर से आने वाले करंट को क्या करता है, कंट्रोल करता है, इसलिए इसको कंट्रोल कलेक्टर रजिस्टर भी कह सकते हैं। ओके, उसके साथ साथ देखिए, अब इस बायसिंग में हम क्या यूज किए हैं, यहाँ पे एक कैपेसिटर CE यूज किए हैं, जिसका क्या नाम दिए हैं, बाईपास कैपेसिटर। ये क्या करेगा, इसको बता, आप पढ़े भी होंगे, ये क्या करता है, बाईपास का काम करता है। मान लीजिए करंट फ्लो कर रहा है, जो सर्किट है आपका उसमें मान लीजिए करंट फ्लो कर रहा है, करंट कुछ इस तरीके से आ रहा है। ठीक, करंट आ रहा है और फिर क्या होगा, जो करंट, ये क्या होगा आपका, VCE होगा। ये जो मैंने यहाँ बनाया हूँ ये क्या आपका VCE है। ठीक, अब करंट मान लीजिए इधर से आ रहा है, ये करंट जो आ रहा है
तो इसके पास दो रास्ते हैं, एक रजिस्टर के थ्रू जाएगा और एक कैपेसिटर के थ्रू। इसके पास दो रास्ते यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, ठीक। लेकिन जो करंट हम लोग जब डील कर रहे हैं एम्पलीफायर, तो जो हम लोग का मेन कंसर्न होता है वो किससे होता है? एसी करंट से होता है, एसी सिग्नल से होता है, एसी वोल्टेज से होता है। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, जो हम लोग का एसी सिग्नल आ रहा है तो उसको देखिए दो रास्ते दिखाई दे रहे हैं, एक कैपेसिटर के थ्रू ग्राउंडेड होना चाहेगा, एक रजिस्टर के थ्रू ग्राउंडेड होना चाहेगा। तो वोल्टेज डिवाइडर वाइसे में आप पढ़े हैं कि अगर हम ये सीई नहीं लगा रहे थे तो क्या हो रहा था, जो करंट आरई के क्रॉस जा रहा था वो क्या कर रहा था, इसके क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप करा रहा था, जिससे हमारा गेन क्या हो रहा था, कम हो रहा था। मतलब ये एज ए निगेटिव फीडबैक का काम कर रहा था अगर हम कैपेसिटर नहीं यूज कर रहे थे। ओके, और आपको पता है कैपेसिटर क्या करता है, एसी को आसानी से पास कर देता है और डीसी को क्या कर देता है, ब्लॉक कर देता है। तो जो एसी करंट आएगा उसको क्या करेंगे, इधर से ला के बाईपास करके क्या कर देंगे, ग्राउंडेड कर देंगे, ताकि इसके क्रॉस कोई वोल्टेज ड्रॉप ना हो और गेन हमारा क्या रहे, अच्छा मिले, गेन में कोई कमी ना आए। ओके, तो इस वजह से इसको क्या करते हैं, एज अ बाईपास कैपेसिटर इसको यूज करते हैं। क्लियर है चीज? देखिए क्या होता है, जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस होता है वो क्या होता है, 1/2πfc होता है। तो एसी का क्या होगा, कुछ ना कुछ फ्रीक्वेंसी होगा, तो उस केस में इसका रिएक्टेंस क्या होता है, कम होता है। लेकिन अगर डीसी का बात करें तो डीसी का फ्रीक्वेंसी 0 होता है, तो इसका जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस होता है क्या होता है, हाई होता है, मतलब आप कह सकते हैं इन्फिनिटी होता है। तो इसका मतलब क्या है, ये डीसी को क्या करता है, ब्लॉक करता है, एसी को पास करता है। अब इसका वैल्यू जो है, सीई का जो वैल्यू है, इसका जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस है, वो क्या करते हैं, इसकी अपेक्षा बहुत छोटा रखते हैं, ताकि करंट आसानी से क्या हो जाए, पास हो जाए, ग्राउंडेड हो जाए। ओके, करंट हमेशा क्या चाहता है, लो रेजिस्टेंस वाले पाथ को फॉलो करना चाहता है। जैसे आप सड़क पे चलते हैं तो आप चाहते हैं एकदम स्मूथ प्लेन सड़क मिले, बजाय ऊबड़ खाबड़ सड़क जो होता है, या आप ब्रिज के चढ़ने के बजाय उतरना ज़्यादा पसंद करेंगे, ब्रिज पर से उतरना ज़्यादा पसंद करते हैं। मतलब आप भी चाहते हैं कि हमको लो रिएक्टेंस वाला पाथ, लो रेजिस्टेंस वाला पाथ मिले, वैसे करंट भी चाहता है कि उसको लो रेजिस्टेंस वाला पाथ मिले। इस वजह से इसका जो वैल्यू होता है इसकी अपेक्षा काफ़ी छोटा रखते हैं, ताकि करंट इजीली से पास होके ग्राउंडेड हो जाए और वोल्टेज ड्रॉप ना हो, जिससे क्या हो, गेन हमारा क्या रहे, सुरक्षित बना रहे। अगर ये नहीं यूज करते थे, हम लोग वोल्टेज डिवाइडर में देखे थे, तो क्या होता था, इसके क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप होता था, जो क्या करता था, नेगेटिव फीडबैक का काम करता था, और हमारा आउटपुट गेन क्या होता था, कम होता था। जब मैं वोल्टेज डिवाइडर पर लेक्चर डालूंगा तो इस चीज़ को वहाँ अच्छे से डिस्कस करूंगा कि इसको न लगाने पर क्या असर पड़ेगा। ओके, अब देखिए ये हमारा ट्रांजिस्टर एज ए एम्पलीफायर तैयार है, इसकी बायसिंग मैंने कर दी है। अब देखिए ये प्लस VCC का मतलब क्या है, मतलब ये सिरा पॉजिटिव है और जो दूसरा सिरा होगा वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। इसका मतलब ये है कि ये सिरा क्या आपका पॉजिटिव है और जो दूसरा सिरा होगा वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। उसको एज अ पॉइंट सोर्स मैंने दिखाया है। अगर माइनस VCC देखा था तो क्या होता, वहाँ पे माइनस रहता पहला, और जो लास्ट वाला रहता वो क्या रहता, आपका पॉजिटिव रहता। ओके, तो इसका मतलब बस ये होता है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, सिग्नल को एम्पलीफाई करना है तो सबसे पहले हमको एक सोर्स चाहिए, तो हमने क्या किया, एक सोर्स ले लिया। ये हमारा क्या है, Vin लिखे हैं, ये हमारा एक इनपुट सोर्स है, जो मतलब यहाँ आप देखिए दिखाया गया है AC इनपुट सिग्नल, जैसे हमारा वॉइस भी हो सकता है, AC इनपुट सिग्नल यहाँ पे मैंने ले लिया। अब देखिए इस सिग्नल को डायरेक्ट हम इसमें नहीं फिट करते हैं, इसको फिट करने के लिए एक कैपेसिटर हम यहाँ पे यूज किए हैं, जिसको क्या कहते हैं, कपलिंग कैपेसिटर, या इसको क्या कहते हैं, ब्लॉकिंग कैपेसिटर। जो Cin है और Cc है, इसका देखिए नाम यहाँ पे मैंने लिख दिया है, Cin एंड Cc आर कपलिंग कैपेसिटर। ठीक, दूसरा इसको Cin को क्या कह सकते हैं, ये ब्लॉकिंग कैपेसिटर भी होता है। कपलिंग क्यों नाम दिए, क्योंकि ये देखिए क्या कर रहा है, इस सोर्स को क्या कर रहा है, इसके इनपुट से जोड़ने का काम कर रहा है। ब्लॉकिंग क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अभी देखिए यहाँ नीचे बताए हैं कि ये क्या करता है, कैपेसिटर क्या करता है, डीसी कंपोनेंट को ब्लॉक करता है, एसी कंपोनेंट को पास करता है। इस वजह से क्या करेगा, अगर सिग्नल में किसी भी तरीके का जो सोर्स है, अगर डीसी कंपोनेंट है तो उसको क्या करेगा, ब्लॉक करेगा, और एसी कंपोनेंट को क्या कर देगा, पास कर देगा, और यहाँ बेस पे लाके अप्लाई कर देगा, और इधर से ये डीसी करंट भी आ रहा है, दोनों क्या होंगे, बेस पे आके अप्लाई हो जाएंगे। ओके, और जो आउटपुट आएगा आपको पता है, कलेक्टर के क्रॉस रिफ्लेक्ट होगा यहाँ पे आउटपुट। मान लेते हैं ये आपका क्या है, VC है, मतलब VC मतलब कलेक्टर वोल्टेज है। तो इसके लिए देखिए अगर KVL लगा के लिखा जाए तो क्या होगा,
बी सी इज इक्वल टू, यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, वी सी सी माइनस आई सी आर सी। यहाँ पे जो वोल्टेज मैं मेजर करूँगा क्या होगा, वी सी इक्वल टू क्या होगा, सोर्स माइनस जो वोल्टेज ड्रॉप इसके क्रॉस हो जा रहा है वो क्या है, आई सी आर सी। ठीक, ये केवीएल लगा कर आप आसानी से लिख सकते हैं, तो कलेक्टर पे ये आउटपुट मिलेगा। लेकिन अब हमारा जो मेन कंसर्न है वो किससे है, बस एसी आउटपुट से है, बस एसी सिग्नल से है। इस वजह से आउटपुट में फिर मैंने एक दूसरा कैपेसिटर सीसी लिख दिया। आप नाम पे मत जाइएगा, आप C1 C2 सी इन सी आउट कुछ भी लिख सकते हैं, नाम से कोई लेना देना नहीं है। ओके, अब यहाँ पे क्या है, एक कैपेसिटर फिर मैंने यूज कर दिया। ये कैपेसिटर क्या करेगा कि ये आरसी के साथ, चूंकि ये डीसी कंपोनेंट से भी कनेक्ट है, तो कुछ ना कुछ तो डीसी वैल्यू उसका आएगा ही आएगा। तो जो अगले स्टेज में हमको जो आउटपुट लेना है वो क्या आउटपुट हो, प्योर एसी मिले। उसके वजह से फिर हमने एक कैपेसिटर यूज कर दिया ताकि ये यहाँ से मिलने वाले डीसी कंपोनेंट को ब्लॉक कर दे और एसी को बस पास कर दे और हम अपना आउटपुट ले सकें। या अभी जो मैंने एम्पलीफायर यूज किया, देखिए एक ट्रांजिस्टर यूज किया, इस वजह से इसको क्या कहेंगे, सिंगल स्टेज क्लास ए पावर एम्पलीफायर। अगर हो सकता आवश्यकता हो कि 2 ट्रांजिस्टर यूज करना हो, डबल स्टेज बनाना हो, ट्रिपल स्टेज ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर बनाना हो, तब क्या होगा, ये कैपेसिटर वहाँ पे क्या करता है, एज ए कपलिंग कैपेसिटर का काम करता है। मतलब एक स्टेज के आउटपुट को दूसरे स्टेज के इनपुट में क्या करता है, जोड़ने का काम करता है। आगे आने वाले लेक्चर में इसको अच्छे से देखा जाएगा। ओके, अब देखिए सबसे पहली रिक्वायरमेंट क्या थी, बायसिंग करना, बायसिंग मैंने कर दिया। अब क्या करना है, सिग्नल अप्लाई करना, सिग्नल मैंने अप्लाई कर दिया, लेकिन डायरेक्ट नहीं किया। क्यों नहीं डायरेक्ट किया, क्योंकि हमको डीसी कंपोनेंट से मतलब नहीं, एसी से मतलब है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे एक कैपेसिटर लगा के इसको क्या किया, अप्लाई किया, और फिर आउटपुट में एक कैपेसिटर लगा के क्या लिया, आउटपुट को ले लिया। ओके, अब देखिए समझा जाएगा कि अभी से हम लोग देखेंगे कि इनपुट और आउटपुट में क्या रिलेशन होगा। तो चलिए इस चीज़ को समझते हैं। देखिए अगर मान लीजिए पॉजिटिव हाफ साइकिल ले रहे हैं, अगर फॉर पॉजिटिव हाफ साइकिल का बात करें, फॉर पॉजिटिव हाफ साइकिल, तो यहाँ पे क्या होगा, पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए देखिए क्या होगा, ये पॉजिटिव हाफ साइकिल है आपका, ठीक। तो पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए वैल्यू क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। मतलब ये जो सिग्नल यहाँ जा रहा है, मान ले रहे हैं क्या है आपका, IB है। IB क्या है, कुछ इस तरह है। IB क्या हो रहा है, पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए बात कर रहे हैं, तो जो इसके करस्पॉन्डिंग IC होगा वो क्या होगा, बीटा टाइम्स IB होगा। IB पॉजिटिव है तो IC भी क्या होगा, बीटा टाइम्स IB होगा। जो बीटा का वैल्यू आपका पता है क्या होता है, 20 से लेके 600 तक हो सकता है। सोचिए कितना बड़ा करके ये वैल्यू देगा। तो अब देखिए पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए IC पूरा पॉजिटिव हो गया, और इस इक्वेशन को अगर देखिए तो अगर IC का वैल्यू बढ़ेगा तो IC इंटू RC भी बढ़ेगा। तो इसका मतलब क्या है, पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए जो आउटपुट होगा इसमें से सब्सट्रैक्ट होने वाला अमाउंट क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। इसका मतलब जो आउटपुट होगा क्या होगा, घटेगा। क्लियर। उसी तरीके से अगर निगेटिव हाफ साइकिल के लिए बात किया जाए, फॉर निगेटिव हाफ साइकिल, निगेटिव हाफ साइकिल का बात करें तो निगेटिव हाफ साइकिल के लिए IB का वैल्यू क्या होगा, घटेगा। ये जो निगेटिव हाफ साइकिल के लिए IB का वैल्यू क्या हो रहा है, घट रहा है, निगेटिव में जा रहा है। तो इसका मतलब क्या होगा, आपका IC का वैल्यू भी घटेगा, क्योंकि IC देखिए क्या है, बीटा IB इसी से रिलेशन है इसका। तो जब IB घट रहा है तो क्या होगा, IC भी घटेगा, और जब IC घटेगा तो जो इसमें से सब्सट्रैक्ट होने वाला वैल्यू है वो घट रहा है। इसका मतलब क्या होगा, BC बढ़ेगा। क्लियर है। तो इसका मतलब क्या होगा, जब हमारा सिग्नल क्या होगा, पॉजिटिव हाफ साइकिल होगा, तो उस दरमियान क्या होगा, जो इसके क्रॉस वोल्टेज होगा वो क्या होगा, घटेगा। और जैसे सिग्नल निगेटिव हाफ साइकिल में जाएगा तो वोल्टेज क्या होगा, बढ़ेगा। ये आपको पता है कि कॉमन एमीटर ट्रांजिस्टर के केस में जो इनपुट और आउटपुट के बीच में रिलेशन होता है वो क्या होता है, 180 आउट ऑफ फेज होता है। लेकिन अगर करंट की बात की जाए, सिग्नल के करंट की बात की जाए, तो करंट क्या रहता है, सेम फेज में रहता है। इस वजह से देखिए करंट क्या होगा, सेम फेज में मिलेगा, लेकिन इनपुट और आउटपुट के बीच में क्या होगा, 180 का क्या होगा, फेज डिफरेंस रहेगा। ओके, अब अगले सेक्शन में हम लोग इसको ग्राफ के हेल्प से समझेंगे। ठीक है। ओके बच्चों, तो अब हम इसमें देखेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। अभी तक हम लोग मैथमेटिकली देखे थे कि करंट मतलब इनपुट करंट और आउटपुट करंट तथा
वोल्टेज में क्या रिलेशन है। अब इसको क्या किया जाएगा, ग्राफिकली देखा जाएगा कैसे ये वैरी करते हैं। ओके, तो सबसे पहले देखिए क्लास ए एम्पलीफायर में जो क्यू पॉइंट होता है, कोसेंट पॉइंट होता है, वो लोड लाइन के एकदम मिडिल में होता है। लोड लाइन क्या होता है, आप इससे फैमिलियर हैं कि वोल्टेज, कलेक्टर एमिटर वोल्टेज जब इंक्रीज करते हैं तो उसके करस्पॉन्डिंग आईसी भी आपका क्या होता है, बढ़ता है। तो उन दोनों के बीच जो रिलेशन, जो लाइन शो करता है, उसको क्या कहते हैं, लोड लाइन कहते हैं। ठीक, ये आप सेकंड सेमेस्टर में पढ़ चुके हैं। तो अब इस लोड लाइन के बीच में अगर क्यू एकदम है तो ये इस बात की गवाही दे रहा है कि जो हमारा एम्पलीफिकेशन होगा एकदम फेथफुल एम्पलीफिकेशन होगा। मतलब सिग्नल में किसी भी तरीके का डिस्टार्शन नहीं होगा। अगर डिस्टार्शन सिग्नल में होता तो जैसे मैं बोल रहा हूँ मेरा नाम शिवांशु कुमार शुक्ला है, तो सिग्नल में डिस्टार्शन इसका मतलब क्या है, कुछ वॉइस कट सकती है। जैसे हो सकता है निकले मेरा नाम है, मेरा नाम शिवांशु है, ऐसे करके कुछ क्या हो सकता है, वॉइस कट सकता है। दूसरा चीज़, फ्रीक्वेंसी भी क्या हो सकती है, चेंज हो सकती है अगर अनफेथफुल एम्पलीफिकेशन होता है। जैसे अगर फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही है तो क्या होगा, आवाज़ बदल सकता है, दूसरा सिग्नल मिल सकता है। तो ये सब चीज़ें होती हैं। तो क्यू पॉइंट बीच में है तो ये क्लास ए एम्पलीफायर का सबसे अच्छा प्रॉपर्टी होता है कि क्या देता है, फेथफुल एम्पलीफिकेशन देता है, और वही हम लोग की क्या होती है, रिक्वायरमेंट होती है। ओके, तो अब देखिए क्यू पॉइंट के कोऑर्डिनेट को मैंने लिख दिया VCEQ। क्यू स्टैंड फॉर मतलब क्यू बता रहा है कि क्यू पॉइंट का कोऑर्डिनेट है, और ICQ पहले एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट लिखते हैं तो पहले एक्स एक्सिस का लिख दिए और कामा लगा के फिर वाई एक्सिस का लिख दिए। ओके, अब हम इस पे क्या कर रहे हैं, जो इनपुट सिग्नल यहाँ पे दिए हैं इसको क्या कर रहे हैं, वहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं। तो मान ले रहे हैं ये हमारा क्या है, बेस सिग्नल है, जिसको मैंने क्या किया है, अप्लाई किया हुआ है। मतलब इस सिग्नल को हम एम्पलीफाई करना चाहते हैं। ओके, टाइम के साथ बेस सिग्नल को मैंने इस पे क्यू पॉइंट पे अप्लाई कर दिया। अब इसके करस्पॉन्डिंग हम लोग कलेक्टर करंट तथा कलेक्टर एमिटर वोल्टेज को क्या करेंगे, देखेंगे। तो अब देखिए यहाँ पे क्या है, अभी हम लोग रिलेशन देखे थे, मैथमेटिकली जो रिलेशन आया था उससे हम लोग देखे थे कि अगर हमारा बेस करंट बढ़ रहा था तो कलेक्टर करंट भी क्या हो रहा था, बढ़ रहा था। उसी चीज़ को ग्राफिकली भी हम देखेंगे। तो देखिए बेस करंट यहाँ से क्या हो रहा है, इंक्रीज होना शुरू हुआ है। बेस करंट क्या हो रहा है, इंक्रीज। ये पॉजिटिव हाफ साइकिल है, ये क्या है, निगेटिव हाफ साइकिल है। ये भी पॉजिटिव है, ये निगेटिव है, और ये निगेटिव है, और ये क्या है, पॉजिटिव हाफ साइकिल है। ओके, अब देखिए फिर से देखते हैं। बेस करंट जैसे जैसे बढ़ेगा तो हम लोग मैथमेटिकली देखे थे कलेक्टर करंट क्या हो रहा था, वैसे वैसे क्या हो रहा था, बढ़ रहा था, लेकिन बीटा टाइम से बढ़ रहा था। तो आप कहेंगे सर यहाँ तो सिग्नल इतना बड़ा बना हुआ है और कलेक्टर छोटा है, और फिर भी आप कह रहे हैं कि क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। लेकिन अगर यूनिट पे आप ध्यान देंगे तो उससे इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं कि जो बेस करंट होता है आपका माइक्रो एम्पियर में होता है। तो सिग्नल बड़ा है तो उससे कोई मतलब नहीं। आप इसके आर्डर को देखिए, माइक्रो एम्पियर आर्डर का है, तो जब आप मल्टीप्लाई करके निकालेंगे तो जाहिर सी बात है। और ये कलेक्टर करंट किसके आर्डर का होता है, मिली एम्पियर के आर्डर का होता है, तो इससे छोटा ही मिलेगा। सिग्नल के साइज पे आप मत जाइए। ओके, अब यहाँ देखिए सिग्नल जब लगाएंगे तो एक चीज़ और ध्यान देंगे कि सिग्नल हमारा जो है सेचुरेशन को ना क्रॉस करे, ना कटाव को क्रॉस करे। ये चीज़ आप पढ़ चुके हैं, नहीं तो क्या होगा, अनफेथफुल एम्पलीफिकेशन मिलेगा। ओके, अब चलिए देखते हैं ये बेस करंट क्या हो रहा है, आपका इंक्रीज हो रहा है। देखिए बेस करंट इंक्रीज हो रहा है तो उसके करस्पॉन्डिंग देखिए कलेक्टर करंट भी क्या हो रहा है, आपका इंक्रीज हो रहा है। ये आपका क्या है, कलेक्टर करंट। दिस इज योर कलेक्टर करंट। ओके, आप इसको ऐसे दिखा सकते हैं, ये आपका क्या है, कलेक्टर करंट है। तो जब ये इंक्रीज हो रहा है तो ये भी इंक्रीज हो रहा है। अब जैसे जैसे ये डिक्रीज होना शुरू हुआ, ये भी क्या हो रहा है, आपका डिक्रीज होना शुरू हो रहा है। और फिर जैसे ये बेस करंट आपका निगेटिव हाफ साइकिल में जा रहा है तो ये भी क्या हो रहा है, निगेटिव हाफ साइकिल में जा रहा है। अब जैसे जैसे ये यहाँ से बढ़ना शुरू हो रहा है वैसे वैसे ये भी यहाँ से बढ़ना शुरू है। मतलब जो हम लोग मैथमेटिकली देखे थे उसको ग्राफिकली भी वेरीफाई कर लिए और ये सही निकला। ओके, अब देखेंगे कलेक्टर इमिटर वोल्टेज का इस इनपुट के साथ क्या रिलेशन है। तो ये आपका क्या है, कलेक्टर इमिटर वोल्टेज है, जो यहाँ क्या हो रहा है, हमको आउटपुट मिल रहा है। ठीक, ये हम लोग का कलेक्टर एमिटर वोल्टेज है, जो आउटपुट क्या हो रहा है हम लोग को यहाँ पे मिल रहा है। ओके, तो अब देखिए हमने पढ़ा था कि जब IB बढ़ रहा था, मैथमेटिकली जो देखा था, तो IC भी बढ़ रहा था, और जब IC बढ़ रहा था तो VCE को घटा रहा था। मतलब अगर देखा जाए तो IB बढ़ रहा था तो IC बढ़ रहा था। इसका मतलब IB को डायरेक्ट हम यहाँ रिलेट करके देख सकते हैं या इससे भी रिलेट करके इसको देख सकते हैं।
ठीक, तो चलिए मैं इससे रिलेट करता हूँ। तो इससे अगर देखा जाए तो जब IB बढ़ रहा है तो क्या हो रहा है, VC देखिए घट रहा है, ये आपका ओरिजिन है, तो कलेक्टर टू एमीटर वोल्टेज क्या हो रहा है आपका घट रहा है। फिर देखिए जब IB घट रहा है, ये घट रहा है, तो क्या हो रहा है, ये वैल्यू बढ़ रहा है। फिर IC निगेटिव जा रहा है, तो अब देखिए क्या हो रहा है, ये पॉजिटिव जा रहा है, और फिर जब ये बढ़ने जा रहा है तो फिर क्या हो रहा है, घटते जा रहा है। ये आप इसको IC से भी कोरिलेट कर सकते हैं। जैसे जैसे IC क्या हो रहा है आपका बढ़ रहा है, IB क्या हो रहा है VC क्या हो रहा है आपका घट रहा है। जैसे जैसे IC फिर नीचे जा रहा है तो VC क्या हो रहा है आपका ऊपर जा रहा है। ठीक, तो देखिए ग्राफिकली मैंने इस चीज़ को वेरीफाई कर लिया। अब हम लोग इसके कोऑर्डिनेट को देखेंगे, ताकि आने वाले लेक्चर में जब इफिशियंसी कैलकुलेट करें तो वहाँ से इस कोऑर्डिनेट को यूज़ करके इफिशियंसी इजीली हम लोग कैलकुलेट कर लें। ओके, तो अब देखिए मैंने बताया कि Q पॉइंट जो होता है एग्जैक्ट मिडिल में होता है इन केस ऑफ क्लास A पावर एम्पलीफायर। अब देखिए क्या होगा, जब मिडिल में होगा तो ये देखिए इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, VCEQ। ये कोऑर्डिनेट होगा, क्या होगा, VCEQ। तो अब ये मिडिल में है, ये 0 है, ये VCEQ है, तो ये क्या हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ VCEQ। इतना चीज़ क्लियर। उसी तरीके से अब देखिए ये जो y एक्सिस का कोऑर्डिनेट है ये क्या है आपका ICQ है। तो जब ये मिडिल में है, ये ओरिजिन है, ये मिडिल में है, तो ये क्या होगा 2 टाइम्स ऑफ ICQ। ये क्या होगा आपका 2 टाइम्स ऑफ ICQ। ओके, तो ये आपका क्या होगा कोऑर्डिनेट हो गया। दूसरा, अगर लोड लाइन के हेल्प से अगर कोऑर्डिनेट देखा जाए तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, आप लोड लाइन में देखे होंगे क्या लिखा जाता था, BC इज इक्वल टू VCC माइनस ICRC। ये चीज़ हम लोग लिखते थे। BC इज इक्वल टू, यहाँ आउटपुट में आप KVL लगा के निकाल भी तो सकते हैं, BC इज इक्वल टू VCC माइनस ICRC। अब देखिए VC कब मैक्सिमम होगा, इससे लग रहा है VC तभी मैक्सिमम होगा जब ये पूरा का पूरा फैक्टर 0 हो जाए। तो रजिस्टर तो हम 0 कर नहीं सकते हैं, तो करंट को क्या करना पड़ेगा, 0 करना पड़ेगा। या आप सिमिलरली कर सकते हैं फॉर x एक्सिस, ये जो IC का वैल्यू होगा क्या होगा 0 होगा। तो जब IC आपका क्या होगा 0 होगा, तो यहाँ से VC क्या हो जाएगा आपका मैक्सिमम हो जाएगा। ये VC जो होगा आपका क्या होगा मैक्सिमम हो जाएगा, और ये किसके बराबर होगा, VCC के बराबर होगा। यही आपका क्या है VC मैक्स है, और ये किसके बराबर होगा, VCC के बराबर होगा। जब ये पूरा यहाँ से यहाँ तक VCC है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक VCC है, तो ये एकदम मिडिल में है, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, VCC/2 के बराबर हो जाएगा। ओके, अब अगर y एक्सिस की बात की जाए तो y एक्सिस पे VCE का वैल्यू 0 होगा। y एक्सिस पे VCE का वैल्यू अगर ये 0 हो जाएगा, क्योंकि x कोऑर्डिनेट है, इसको x कोऑर्डिनेट हम मेजर कर रहे हैं, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 0 इज इक्वल टू VCC माइनस ICRC। और यही वैल्यू जो IC का मिलता है ये क्या होता है मैक्सिमम होता है, और ये किसके बराबर होगा, VCC/RC के बराबर होगा। ओके, तो ये वैल्यू आपका क्या हो जाएगा VCC/RC। ठीक, तो जब ये VCC/RC है, ये 0 है, ये एकदम मिडिल में है, तो ये क्या हो जाएगा VCC/2 टाइम्स ऑफ RC। ओके, ये हमने कोऑर्डिनेट लिख लिया है, ताकि आगे जब हम एफिशिएंसी कैलकुलेट करेंगे तो उसमें ये सब डाटा हम लोग के लिए क्या होंगे, हेल्पफुल होंगे। जितने डेटा हम लोग निकाले हैं ये सब काफ़ी हेल्पफुल होंगे। ओके, तो अब देखिए मैथमेटिकली जो हम देखे थे उसको ग्राफिकली भी देख लिए, दोनों से पता चल गया कि इनपुट और आउटपुट करंट जो होता है सेम फेज रिलेशन रखता है, लेकिन इनपुट और आउटपुट वोल्टेज जो होते हैं वो क्या होता है 180 आउट ऑफ फेज होते हैं। ओके, बाकी जो इसका एफिशिएंसी है उसको अगले लेक्चर में हम लोग कैलकुलेट करेंगे। आप इस लेक्चर को देखिए, अगर कहीं पे कोई डाउट होता है उसको कमेंट करके पूछें, तथा अपना वैल्यूएबल फीडबैक जरूर दीजिए। आपका एक फीडबैक हम लोग को काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट करता है अगले वीडियो को अपलोड करने के लिए। ओके, थैंक यू।